नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। और भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप में हमने 6 भौतिक स्वरूप का विभाजन किया था। ठीक है, 6 भौतिक स्वरूप थे। उनमें हमने हिमालय का अध्ययन किया, उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर लिया और मरुस्थल का अध्ययन कर लिया। ठीक है, हम वही बात करें जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ भारत के भौतिक प्रदेश का ये चौथा भाग है। भारत के भौतिक प्रदेश का ये कौन सा भाग है? चौथा भाग की बात हम करेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है, अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों ओर पानी। किसी भूभाग के तीन ओर पानी हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, पठार मतलब किसी लावे द्वारा निर्मित ज्वालामुखी है ना, ज्वाला द्वारा निर्मित। यही बात है कि ज्वालामुखी उद्गार से जो भाग निर्मित है वो ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, और प्रायद्वीप का मतलब तीनों ओर पानी। तो आप सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सर तीनों ओर पानी है। देखिए, ये क्या है? अरब सागर है। ये अरब सागर है, यहाँ है मनार की खाड़ी। ठीक है, इधर अरब सागर, ये मनार की खाड़ी। और भारत के इस भाग में कौन सा? ये जो है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। इस भूखंड के तीनों ओर क्या है? पानी है। इस भूखंड के तीनों ओर क्या है? पानी है। तो ये जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पठारी भाग है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसके तीनों ओर पानी है और ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अगर मैं विपरीत करूं तो आप देखिए, जिसके तीनों ओर भूभाग हो उसको हम खाड़ी कहते हैं। देखिए, एक साइड में भूभाग ये है और यहाँ भूभाग है और यहाँ भी भूभाग है। जिसके तीनों ओर भूभाग हो, यानी तीन और भूभाग हो, उसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तीन और भूभाग हो, किसी जल राशि के तीनों और भूभाग हो तो वो खाड़ी कहलाएगी। और किसी भूभाग के तीनों ओर जल हो, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो प्रायद्वीप का मतलब समझ पाए आप कि तीनों ओर पानी हो। ठीक है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जबकि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाएगा? पठारी क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब प्रायद्वीप से मेरी बात समझ में आई, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? तो किस महाद्वीप को कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। जिसके तीनों ओर पानी है उसको प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब प्रायद्वीप समझ में आ गया। सर तीनों ओर पानी है, सर द्वीप किसे कहते हैं? ये भी आप समझ लीजिए, द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? जलराशि हो। एक भूखंड, एक बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप। एक छोटा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। ठीक है, जिसके जलराशि, ये द्वीप है। ठीक है, चारों ओर क्या? जलराशि है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा गया है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा गया है? तो ये कहा गया ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा गया? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा गया है, जबकि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहा गया। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तीनों ओर पानी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब ये बात है। अब मैं आगे बात करता हूं। अब देखिए, आप प्रायद्वीप पठार की बात करें तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूं, या दक्कन की पठार से हम कह सकते हैं दक्कन का पठार। इसे हम दक्कन का पठार भी कह सकते हैं। अब देखिए आप,
बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। इसमें एक तो दक्कन क्रम की चट्टानें, इसमें एक तो दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक तो दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, एक इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, एक इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और इसमें एक पाई जाती है कोडप्पा क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले कहाँ किया गया था? धारवाड़ में किया गया था, इसलिए इसका नाम धारवाड़ पड़ा। और धारवाड़ कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि कुड़प्पा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो इन चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया गया था? कुड़प्पा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में। दक्कन क्रम की चट्टानें का अध्ययन सबसे पहले कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से इनका ज़्यादा विस्तार भी क्या है? महाराष्ट्र में। अब आप देखिए सर, 3 प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। उत्तरी भाग में इसमें पाई जाती है दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और इधर पाई जाती हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब सर बात ये है, देखिए आप ध्यान से देखिए आप, ये सबसे संपन्न चट्टान है, सबसे संपन्न चट्टान है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए ये प्रसिद्ध है। सबसे संपन्न चट्टान कौन सी? ये जो सर्वाधिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ये कुड़प्पा, ये चूना और मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। चूना और मार्बल या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये दक्कन क्रम की चट्टानें, ये लावा निर्मित चट्टानें हैं। ठीक है, यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक खट्टे, ठीक है, खट्टे फल सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, यानी फलों के लिए, बागवानी के लिए, बागवानी फल ज़्यादा होते हैं काली मिट्टी में, और कपास सर्वाधिक होते हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र में, प्लस उसके बाद में गुजरात में। तो ये चट्टान तो इसलिए प्रसिद्ध है कि दक्कन क्रम की चट्टानें महाराष्ट्र में सर्वाधिक है सर। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी, इन क्षेत्रों में पूरे में है। ठीक है, ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में क्या है? दक्कन क्रम की चट्टानें हैं। इनका निर्माण लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्वाधिक खट्टे फल होते हैं काली मिट्टी में। ठीक है, कपास के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक है। और सर्वाधिक सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध कौन सी? सर्वाधिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, और मार्बल, कातले, ये जो चट्टानें हैं, ठीक है, क्वार्टजाइट, ऐसी चट्टानें, किस क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट, इस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसके बाद में देखिए आप ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा देखें, ये देखिए आप, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, और ये भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है, यानी ये मेघालय का पठार है। ठीक, मेघालय का पठार है। और ये है, देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र से मानी जाती है। ये है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार।
ठीक है। और इस दक्कन के पठार के यहाँ से देखिए लावा का निर्माण होता है और ये आगे आगे अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है और इन क्षेत्रों में ये फैलने से अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा है ये है दक्कन का पठार। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र से। आज भी अगर इसका अवशेष देखें तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील इसका अवशेष है। भारत की ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताएंगे सर लोनार झील है। ठीक है, इसका अवशेष है। तो महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति होती है लावे से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है? बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए। आप बताइए इसकी आकृति कैसी है? ठीक है, ठीक है। देखिए भारत का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है भारत का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप। आकृति कैसी है? तो आप बताएंगे सर इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। दिख रही है आपको? अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का क्या है? अवशेष है। दिख रहा है आपको? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके बाद में ध्यान रखेंगे ये जो भाग है ये कहाँ से टूट के आया? यानी भारत का ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। ये अफ्रीका के पूर्वी तट से टूटा। भारत का जो ये हिस्सा था ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए अफ्रीका की बात करें, ये देखिए आप भारत का ये जो भाग है, दिख रहा है आपको? मैं दिखा देता हूँ आपको। भारत का ये जो भाग है, ये भारत प्रायद्वीपीय भाग है, ये यहाँ से टूट के आया है। कहाँ से टूट के आया है? यहाँ से। ठीक है, तो अफ्रीका का तो पूर्वी तट है, अफ्रीका का पूर्वी तट और भारत का पश्चिमी तट आपस में जुड़े हुए हैं। ये महान भ्रंश के द्वारा टूटे हुए हैं। ठीक है, महान भ्रंश के द्वारा टूटे हुए हैं। एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी का भाग है जो किसी महान भ्रंश के द्वारा दरारों से क्या हुए? टूट गए हैं। तो आप बताएंगे सर ये जो भाग है ये कहाँ से टूट के आया है? अफ्रीका से टूट के आया है। तो अफ्रीका महाद्वीप अगर गोंडवाना लैंड का अवशेष है तो ये भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो यहाँ से टूट के गया है वो। ठीक है, तो चलो अब देखिए आप, ये देखिए आप, तो ये अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भाग किसके टूट के आया है? ये इससे किससे टूटा है? अफ्रीका के पूर्वी तट से टूट के आया है। अच्छा, अब इसका बताइए, आकृति त्रिभुजाकार है, इसका शीर्ष कहाँ है? तो आप बताएंगे मध्य भारत में। मध्य भारत में इसका क्या है? शीर्ष है। देखिए आप, मध्य भारत में इसका शीर्ष है। शीर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, आधार की बात हो रही है। शीर्ष नहीं, आधार। शीर्ष कहाँ है इसका? शीर्ष है कन्याकुमारी है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का शीर्ष कहाँ है? कन्याकुमारी। और आधार कौन सा है? मध्य भारत है। कौन सा है? मध्य भारत को इसको आधार माना गया। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। भारत के 6 भौतिक स्वरूप में सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप ये है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसको किस नाम से जानते हैं? दक्कन के पठार। इसका अवशेष है लोनार झील, यानी यहाँ से। ये कैसे? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित प्रदेश है। ठीक है, ठीक है। इस प्रदेश में मिट्टी कैसी स्पेशल? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, तो यहाँ की मिट्टी स्पेशल कैसी है? काली मिट्टी यहाँ तो। ठीक है, यहाँ कैसी है? लाल मिट्टी है, यहाँ लाल मिट्टी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेटराइट मिट्टी है, तो वो मिट्टियों में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मिट्टी कैसी है? इसमें काली मिट्टी है। बात समझ पा रहे हो? शीर्ष कैसा है ये भी ध्यान रखेंगे। कहाँ से टूट के आया है? किसका अवशेष है? ये ध्यान रखें। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तीनों ओर क्या है, पानी है। और ये विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार है। यानी भारत का तो है ही है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? बड़ा प्रायद्वीपीय पूछे तो अरब का पठार है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार पूछे तो कौन सा? भारत वाला ही है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा ठीक है। अब आप बात करें सर, ये मेघालय का है, इसमें रेगमा, मिकिर श्रेणी है, रेगमा है, गारो, खासी, जंती है। ये जो 5 जो श्रेणी है वो मेघालय के पठार में आती है, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, मेघालय का पठार ये जो है ना, ये मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार भी किसका भाग है? तो आप बताएंगे सर मेघालय का पठार भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है। ये तो वर्तमान में मालदा गैप से, किससे? ये मालदा गैप से, नदियों द्वारा यहाँ लगातार गैप बनाए गए हैं। तो कौन सा गैप है? मालदा गैप, मालदा या राजमहल गैप से ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन मालदा गैप और राजमहल गैप से, या मालदा, दोनों में से एक ही बात है, मालदा या राजमहल गैप से वर्तमान में नदियों के द्वारा ये क्या हो गया? गैप हो गया। तो ये अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे किसमें? मेघालय के पठार में। बाकी बात मैं मेघालय का पठार पढ़ाऊंगा, तब आपको रेगमा, मिकिर, नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो शिमला उमला की बात भी हम करेंगे। ठीक है, शिलोंग की बात भी हम करेंगे आगे। तो इतनी बात समझ में आई कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। इसमें 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये मैंने बता दिया। कौन सी चट्टान कैसे प्रसिद्ध है, ये बात मैंने की है। अब देखिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे सर? इतनी बात समझ पाए आप? इसे आगे चलता हूँ मैं, तो इसे आगे देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आगे चलता हूँ। देखिए आप एक बात ध्यान रखें, तो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को मुख्य रूप से हम 2 भागों में पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे? प्रायद्वीपीय पठारी भाग को मुख्य रूप से हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे। एक हम पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र, पठारी भाग। तो पठारों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जितने पठार में हम पठारों की बात यहाँ करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो हम इसे 2 भागों में पढ़ते हैं सुविधा की दृष्टि से। पर्वतीय क्षेत्रों की मैं यहाँ बात करूँगा, एक भाग तो हम पर्वतीय क्षेत्रों की करेंगे, ठीक है, और दूसरे भाग में हम बात करेंगे पठारों की। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं पहले पर्वतीय क्षेत्रों की बात करता हूँ। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में प्रायद्वीप क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे, तो आप बताएंगे सर प्रायद्वीप पठारी भाग में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक, और इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे? मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। नंबर 1 मतलब हम पठार अलग पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को मैं नंबर 1 बात कर लेता हूँ। नंबर 1 की जब मैं बात करूँगा तो देखिए आप क्या बात करेंगे? पश्चिमी तट, जिसे हम सिहाद्री पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहाद्री पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझेंगे, एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आप, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, ये देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम पश्चिमी घाट या सियाद्री पर्वत। पश्चिमी घाट या सियाद्री पर्वत, ये देखिए आप, ये गुजरात से प्रारंभ होता है। ये देखिए आप क्षेत्र, ये देखिए गुजरात से लेकर आप बताएंगे सर जो केरल तक ये पर्वतीय क्षेत्र है, यही आपका क्या है? सिहाद्री पर्वत है।
ये क्षेत्र क्या है, सह्याद्री पर्वत है, इसे हम क्या कहेंगे, सह्याद्री पर्वत कहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सह्याद्री कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट कहेंगे, या पश्चिमी तट का घाट कहेंगे, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, ये देखिए आप पश्चिमी घाट, ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत। ठीक है, तो अब सह्याद्री पर्वत इसमें समझना क्या है, एक तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कौन सी, औसत। तो आप ध्यान रखेंगे औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। ठीक है, ये कितना लंबा है, लंबाई की मैं बात करूं तो ये लगभग कितना लंबा है, ये 1600 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो कहाँ से स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र से स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक है, केरल तक है, मुख्य रूप से केरल तक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट को, और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए आप, ये देखिए आप, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 16 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है। कहाँ है, गोवा के पास में। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा के पास में। इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। इस भाग को आप कहेंगे उत्तरी सह्याद्री, इस भाग को हम कहेंगे उत्तरी सह्याद्री, और इस भाग को हम कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री, इस भाग को हम कहेंगे दक्षिण सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को कौन अलग करती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा के पास में, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। बात समझ पा रही है, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा क्या ध्यान रखेंगे, इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसमें 2 चोटी में बता रहा हूँ। देखिए आप, महाराष्ट्र में 2 चोटियाँ हैं, तो कल सुबाई चोटी, और एक ध्यान रखेंगे महाबलेश्वर चोटी। ये दोनों ही चोटी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ये दोनों ही चोटी उत्तरी सह्याद्री की चोटी है। ये कल सुबह की चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, कल सुबह की सर। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महाबलेश्वर है। उत्तरी सह्याद्री की 2 चोटी बता रहा हूँ, कल सुबाई की चोटी और महाबलेश्वर की चोटी। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, कल सुबाई की चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और इस चोटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। बात समझ पा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबाई की चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर महाबलेश्वर की चोटी है। ठीक है, और दोनों ही चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों ही चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कर्नाटक में कुद्रेमुख है। कौन सी है, कुद्रेमुख है, कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक में 2 नंबर, उसका नाम है पुष्पगिरी है। कौन सी है, पुष्पगिरी है। तो आप ध्यान रखेंगे ये 2 चोटी है, ठीक है, ये 2 चोटी है। ये 1892 मीटर है, ठीक है। ये 1746 मीटर का समथिंग है, ठीक है, ठीक है। ये कितनी है, ये 1646 मीटर है, ठीक है। ज़्यादा आप इनकी डाटा याद नहीं करेंगे, ठीक है, डाटा कोई याद नहीं करेगा, ठीक है, डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डाटा याद भी करेंगे तो आप 2 का ध्यान रखेंगे, इन 2 का तो स्पेशल ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, ठीक है,
कल सुबह कितनी है 1646 है और कुद्रेमुख कितनी 1892 है। तो ये दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, दूसरी पुष्पगिरी। ये दोनों ही कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो दोनों ही कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो क्या समझ पाए कि सब उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री दोनों की चोटी दो दो बता दी मैंने, ठीक है। ये दोनों अलग कहाँ होती हैं? 16 डिग्री गोवा के पास में अलग होती हैं, ठीक है। ये कितनी औसत ऊंचाई है? औसत तो है 1200 मीटर है। इनकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आप एक बात और समझेंगे, क्या समझेंगे कि सर हिमालय के बाद में, हिमालय कितना है? 2400 है। हिमालय टोटल कितना है? 2400 किलोमीटर है। हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला यही है। हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। हिमालय के बाद भारत की क्या दूसरी लंबी पर्वतमाला। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप बताएंगे सर सह्याद्री पर्वत है। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो वो कितना है? 2400 किलोमीटर है। कुल हिमालय की लंबाई कितनी? 2500 किलोमीटर है मुख्य रूप से, ठीक है। 2400 ही है, लेकिन टोटल पूछ ले तो 2500 किलोमीटर के समथिंग है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप बताएंगे सर सह्याद्री पर्वतमाला है, ये ध्यान रखेंगे आप, सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए आप, दक्षिणी भारत की मैं बात कर लूँ कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप बताएंगे सर कि हिमालय तो कहाँ उत्तरी भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वतमाला दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री की बात नहीं करें और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अब आप खुद देख लीजिए इनमें चारों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर कुद्रेमुख। तो सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। मैं क्या समझा रहा हूँ देखिए, अब उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री का नाम ही नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस पूरी सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख है। हाँ, उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो कल सुबह ही है। दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो कौन सी है? कुद्रेमुख। लेकिन संपूर्ण की बात करें तो भी कुद्रेमुख ही है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इसको, सह्याद्री पर्वतमाला को, ठीक है। सह्याद्री पर्वतमाला कौन से तट पे स्थित है? पश्चिमी तट पे स्थित है, ठीक है। और पूर्वी तट की अपेक्षा, पूर्वी तट से अगर तुलना करें तो पश्चिमी तट एक घना बसा हुआ है, ठीक है। जबकि ये क्या है? छिछला भाग है, ये कटा फटा है। पूर्वी तट क्या है? कटा फटा है, जबकि ये पूरा संपूर्ण रूप से फैला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब सह्याद्री पर्वतमाला में और मैं बात करूं सर, और बात करें पश्चिमी तट में, और बात करें, देखिए आप क्या बात करनी है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? देखिए आप, ये देखिए आप, हम सह्याद्री यानी पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में या सह्याद्री में और मैं बात करूं तो देखिए आप, सह्याद्री में और अगर बात करें तो आप एक बात और ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे? देखिए मांडवी पर्वत श्रेणी ध्यान रखेंगे, हरिश्चंद्र ध्यान रखेंगे, अजंता, एलोरा, बात समझ पा रहे हो? कल सुबह ही हरिश्चंद्र श्रेणी, ठीक है, याद ध्यान रखेंगे। महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद ध्यान रखेंगे बाबा बुदन की श्रेणी, ठीक है। बाबा बुदन के बाद में याद ध्यान रखेंगे कुद्रेमुख ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुद्रेमुख ध्यान रखेंगे, बाबा बुदन कुद्रेमुख है, ठीक है। और फिर यहाँ ध्यान रखेंगे पालनी श्रेणी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पालनी के बाद में आप ध्यान रखेंगे कार्डमम श्रेणियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ, और यहाँ नागर कोयले की पहाड़ियाँ। अब देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे। देखिए मांडवी श्रेणी, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। मालवी, ये कौन सी है? मांडवी श्रेणी है। ये कौन सी है? हरिश्चंद्र श्रेणी है, ठीक। ये श्रेणी कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये श्रेणी कौन सी है?
अजंता, 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 एलोरा, ठीक है, कल सुबह, महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सह्याद्री पर्वतमाला की भाग है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबा बुदन, बाबा बुदन कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख ध्यान रखेंगे, कुद्रेमुख श्रेणी, बाबा बुदन, ठीक है। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में, और ये भी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। ये दो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ध्यान रखेंगे आप पालनी, ठीक है, कार्डमम, इसे हम इलायची भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी, ठीक है। और इलायची कार्डमम ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ये केरल में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पालनी कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है, केरल और कर्नाटक की सीमा से गुजरती है, ठीक है। और ये नागरकोइली, नागरकोइली दक्षिण भारत की श्रेणी, भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? तो नागरकोइली है, ठीक है। नागरकोइली कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर, तमिलनाडु में। ये देखिए आप, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सह्याद्री का भाग है, यानी सह्याद्री पर्वत श्रेणी में या सह्याद्री पर्वत में छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मांडवी गुजरात के पास में स्थित है, गुजरात और मांडवी, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, ठीक है। तो मांडवी, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर, हरिश्चंद्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र, कल सुबाई, महाबलेश्वर, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये सब कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऊपर वाली सब कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी है जो भारत में सबसे पहले चाय की कृषि की गई थी, या भारत में सबसे पहले हाँ चाय की कृषि की गई थी। कहाँ? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, जो इसी का भाग माना जाता है। पालनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे सर, पालनी की पहाड़ी क्या है? केरल और कर्नाटक की सीमा से, केरल और कर्नाटक की सीमा से तमिलनाडु की ओर जाती है। वो कौन सी है? पालनी श्रेणी है। कौन सी है? पालनी श्रेणी है, जो केरल और कर्नाटक की सीमा से जाती है, ठीक है। और फिर कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? केरल में है। यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी जहाँ खत्म होता है उसके नीचे की अगर मैं बात करूँ, यानी सह्याद्री पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में ये जो पर्वत श्रेणी है सह्याद्री के दक्षिण भाग में दोनों, तो कार्डमम को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं जो केरल में स्थित है, और नागरकोइली जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे ये दक्षिणी भारत की भारत में सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। बात समझे? भारत में सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? तो नागरकोइली है, ठीक है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं देखिए, ये दो मुख्य रूप से नहीं है, ये दोनों मुख्य रूप से तो नहीं है, अगर ऑप्शन फिर भी आए तो ये इसी का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाली तो मुख्य रूप से इसी का भाग है। तो इस तट पे जितनी श्रेणी है वो किसका भाग है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, ठीक है, या मुख्य रूप से या गौण रूप से, तो इसका भाग माना जाता है। ये सब सह्याद्री की है, ठीक है। ये सह्याद्री से थोड़ा दक्षिण भाग में स्थित है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे, दक्षिण भाग में है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में। तो ये था आपका पश्चिमी घाट और सह्याद्री पर्वत श्रेणी। बात समझ आई? तो ठीक है, अगली श्रेणी की मैं बात करता हूँ। ये देखिए आप, अगली श्रेणी की हम बात करते हैं नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पर्वत श्रेणियाँ,
और नंबर 2 पर्वत श्रेणी की मैं बात करता हूँ तो पूर्वी घाट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? पूर्वी घाट। देखिए आप पूर्वी घाट की हम बात करेंगे तो पूर्वी घाट में एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये देखिए आप, ये देखिए पूर्वी घाट भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है। और इस भारत के दक्षिणी भाग में ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट, ठीक है। देखिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये श्रेणी कौन सी है? पंचमलाई, सेवराय, जयादी, यानी पश्चिमी तट की विशेषता में, पूर्वी तट की विशेषता में बताने वाला हूं। आप देखिए एक बार आप, जयादी, ठीक है, नल्ला, मलाई, पालकोंडा, मलयगिरी, शेषाचल, महेंद्रगिरी, ठीक है। और आप एक और ले लीजिए, विशाखापट्टनम की बात करते हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम की बात करते हैं, ठीक है। श्रेणी, ये जो श्रेणियाँ हैं, ये सब श्रेणियाँ किसकी भाग है? पूर्वी तट की भाग है। तो पूर्वी तट में देखिए आप, पश्चिमी तट की अपेक्षा, ये पश्चिमी तट की या पश्चिमी घाट की अपेक्षा में क्या है? कटाफट है, ठीक है। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित क्या है? मैदान है। ये कटाफट है और नदियों द्वारा क्या है? निर्मित मैदान है। नदियाँ क्या बनाती हैं? यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, डेल्टाई क्षेत्र है। इस भाग में क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है। नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ इधर से आती हैं, ये ढाल है, ठीक है। नदियाँ इन क्षेत्र को काट के क्या बनाती है? अपना डेल्टाई क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट है, ये क्या है? कटाफटा भाग है और इसमें क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है। यानी इस भाग पर हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है इस भाग में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है? नदियाँ हैं, ठीक है। नदियाँ इधर जाती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, ये कटाफटा क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि सर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम इसकी सबसे ऊंची चोटी है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1800 के समथिंग है, ये 1860 के समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद में बोलो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं देखिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये देखिए आप, दूसरी ऊंची चोटी 1500 के समथिंग है, ये 1500 मीटर और ये 1800, ठीक है, मीटर के समथिंग है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, अगर एक एक के जोड़े हैं तब तो आप बताएंगे महेंद्रगिरी, दो के जोड़े हैं तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगर अकेला है तो आप महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और वो पर्वत श्रेणी भी है, कौन सी? महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंध्र प्रदेश वाली है, विशाखापट्टनम, ये 1860 के समथिंग है। वो कितनी है? 1501, ठीक है। ये और ये जो श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणी किसके भाग है? तो ये श्रेणियाँ हैं पूर्वी घाट की श्रेणियाँ। किसके? पूर्वी घाट की। इनमें से आप बताएंगे सर ये जो श्रेणी है, ये देखिए आप, ये तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। प्रश्न आएगा निम्न में से
कौन सी पश्चिमी घाट की श्रेणी है और कौन सी पूर्वी घाट की श्रेणी है। तो मैंने यहाँ लिखी वो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की है, और जो मैं यहाँ ये लिखी हुई है ये क्या है, पूर्वी घाट की है। तो पूर्वी घाट की भी ध्यान रखनी है, पश्चिमी घाट की भी ध्यान रखनी है। और कौन से राज्य में, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि कौन से राज्य में। तो देखिए विशाखापट्टनम, नल्लामलई और पालकोंडा और मल्लेगिरी ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचल कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं आप ध्यान रखेंगे, ये किसका भाग है, पूर्वी तट का भाग है। और पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा क्या है, कटा फटा है। क्या है, कटा फटा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नदियों द्वारा यहाँ निर्मित मैदान भी है, इस पर डेल्टाई क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर बहने वाली सभी नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी करती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी लाती है। तो ये था पूर्वी घाट। बात समझा आप। तो आप पूर्वी घाट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट के अलावा आगे चलते हैं। ये देखिए आप, आगे मैं बात करूं तो नंबर 3 हमने पश्चिमी घाट पढ़ा, पूर्वी घाट पढ़ लिया। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पर्वत श्रेणियों में आगे बात करते हैं। तो मैं बात करता हूँ आगे सतपुड़ा। किसकी बात करता हूँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैं बात करता हूँ। ये देखिए आप, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, देखिए आप। फिलहाल हम पर्वत श्रेणियों की बात करें, मैं बाद में हम पठारों की बात करेंगे। ठीक है, तो सतपुड़ा की जब बात हो रही है, देखिए आप, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है कि इसका मुख्य रूप से 4 भाग है। देखिए आप, ये विंध्य श्रेणी है, ये भांडेर श्रेणी है, ये कैमूर श्रेणी है, और ये राजमहल श्रेणी है। ठीक, इन 4 पर्वत श्रेणियों को मिलाकर हम सतपुड़ा कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। दूसरे नंबर पे इसकी आती है, कौन सी आती है, भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी। क्रम से ध्यान रखेंगे आप, भांडेर श्रेणी। ये कौन सी है, कैमूर श्रेणी, ये है राजमहल, राजमहल श्रेणी। अब बताइए आप, इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, विंध्याचल बोलते हैं। इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, विंध्याचल बोलते हैं। यही आपका विंध्याचल है, यही आपका क्या है, विंध्याचल है, यही आपका विंध्याचल पर्वत है। ध्यान से देखिए आप, यही आपका विंध्याचल पर्वत है, जिसके मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो आपको पश्चिम से पूछे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विंध्याचल, विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, राजमहल श्रेणी। पूर्व से पूछे तो राजमहल, कैमूर, भांडेर और विंध्य श्रेणी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चारों श्रेणी किसके, विंध्याचल पर्वतमाला की है, ये ध्यान रखेंगे। और विंध्याचल पर्वतमाला में और क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप। ठीक है, मध्य भारत में, मध्य भारत में क्या काम करते हैं, जल विभाजक करते हैं। मध्य भारत में जल विभाजक का काम करता है कौन, विंध्याचल पर्वत, सॉरी सतपुड़ा पर्वत। किसकी बात कर रहे हैं, विंध्याचल की बात कर रहे हैं। यहाँ सतपुड़ा लिखा हुआ है, हम बात किसकी कर रहे हैं, विंध्याचल की कर रहे हैं। ठीक है, मध्य भारत में ये क्या करता है, तो विंध्याचल जो पर्वत है ये मध्य भारत में क्या करता है, तो आप बताएंगे सर ये मध्य भारत में जल विभाजन का काम करता है। ठीक है, ठीक है। इसके दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में क्या बहती है, नर्मदा नदी बहती है। क्या बहती है, नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण भाग में क्या बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ये महान भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, महान, भारत में महान भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। इसके दक्षिण भाग में महान भ्रंश घाटी है और ये एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। कैसी है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। जहाँ पर 2 ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, जब ब्लॉक पर्वत श्रेणी होगी वहाँ पर भ्रंश घाटी जरूर होगी। ठीक है,
और इसी भ्रंश घाटी के बीच में, इसी भ्रंश में देखिए ये विंध्याचल, इसके नीचे कौन सा, सतपुड़ा है, मैं बताऊंगा आगे। विंध्याचल के नीचे कौन है, सतपुड़ा, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है, उसका नाम क्या है, नर्मदा। तो नर्मदा महान भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी जहाँ ब्लॉक पर्वत श्रेणी होगी वहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक पर्वत श्रेणी जहाँ पर होगा वहाँ भ्रंश घाटी जरूर बनेगी। अब सर ब्लॉक पर्वत श्रेणी है क्या, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए आप, देखिए ये जो भाग है, ये भूभाग है, क्या है, भूभाग है। आप ध्यान से समझेंगे, इस भूभाग में, ध्यान से समझे आप, इस भूभाग में हुआ क्या, भूगर्भित कंपन से हुआ क्या, ये धंस जाता है, ये भाग क्या होता है, धंस जाता है ऐसे, ये भाग ऐसे धंस जाता है ऐसे। बात समझ पा रहे हो, अगर ये भाग ऐसे धंस जाता है, ठीक है, ऐसे धंसते धंसते ये भाग धंसता जाता है आगे, और ये धंस जाता है। देखिए अब आप देखिए ये भाग धंस गया, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए सर, ये भाग धंस गया तो यहाँ का ये तो भाग कम हो गया, हट गया भाग, और ये भाग धंसने से, अब देखिए आप, ये भाग धंसने से ये जो उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, ये मैदान बन गए, यहाँ क्या बन गए, मैदानी भाग बन गए, मैदानी भाग बन गए। तो ये उठा हुआ भाग, ये क्या है, पर्वत श्रेणी बन गई, बनाने की जरूरत ही नहीं, बीच का भाग धंस गया तो धंसे हुए भाग बहुत बड़े बड़े मैदान बन गए, बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ी राशि की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी राशि धंस गई, ठीक है। तो उसके पास वाला जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो तो क्या दिखाई, पर्वत के रूप में दिखाई देगा, तो ये भी पर्वत दिखाई देगा, ये क्षेत्र भी क्या दिखाई देगा, पर्वत के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। ये भाग क्या हो गया कि मैदानी भाग बन गए, ठीक है, धंसने से। तो धंसने से जो पर्वत श्रेणी बनी है वो क्या है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। किसी भाग के धंस जाने से वो पर्वत श्रेणी बनी है, वो कैसी बनी है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी। अब आप बताइए, एक भाग धंसेगा, उसके दोनों भागों में, दोनों साइड में क्या बनेगी, ब्लॉक श्रेणी बनेगी, तो दोनों बनेगी। तो ऐसे ही विंध्याचल पर्वत है, इसके नीचे कौन है, सतपुड़ा है, वो भी क्या है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ब्लॉक है, ठीक है, और बीच में कौन बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, विंध्याचल महान जल विभाजक का काम करती है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला, इसमें देखिए आप, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक कातले, बालू पत्थर, बालू का पत्थर, ठीक है, ये खनिज पाए जाते हैं, कातले और बालू का पत्थर इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कातले ब्लॉक पर्वत श्रेणी, महान भ्रंश घाटी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, विंध्याचल पर्वतमाला, कितने भाग इसके, 4 भाग है। सबसे पहले कौन सा आता है, तो विंध्य श्रेणी, लास्ट में कौन सा आती है, और राजमहल श्रेणी आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे इस बात को, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब बात किस में, विंध्याचल श्रेणी में। इसके बाद में मैं बात करता हूँ सतपुड़ा की। देखिए आगे बात करते हैं हम सतपुड़ा की। अच्छा, इसका विस्तार में पूछ ले आपको, तो आप विस्तार से आप ध्यान रखेंगे सर, गुजरात से स्टार्ट होती है, मुख्य गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के बाद में कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, एमपी में सर्वाधिक है, ठीक है। एमपी के बाद में सर ये कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़, इनमें थोड़ा छत्तीसगढ़ में जाती है, थोड़ा भाग इसका, थोड़ा सा भाग इसमें बिहार में है, ठीक है, और झारखंड तक फैली हुई है, झारखंड तक फैली हुई है मुख्य रूप से। तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा भाग इसमें गुजरात में, ज़्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में, झारखंड छत्तीसगढ़ में कम है, और बिहार तक फैली हुई है, सासाराम बिहार तक है, कहाँ तक है, सासाराम बिहार तक फैली हुई है। कहाँ से प्रारंभ होती है सर, गुजरात से प्रारंभ होती है और सासाराम बिहार तक फैली हुई है, ठीक है, और मध्य भारत में जल विभाजन का काम करती है। तो ये थी आपकी 4 श्रेणियाँ, ठीक है। इसके 4 भाग थे। विंध्याचल श्रेणी, हम पढ़ रहे हैं श्रेणियाँ, इनमें हमने 3 श्रेणी पढ़ ली है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये क्या पढ़ा, विंध्याचल। अगली श्रेणी की बात हम करते हैं, तो देखिए अगली श्रेणी की हम बात करेंगे, तो देखिए आप अगली श्रेणी की हम बात करें, ये देखिए आप अगली श्रेणी की हम बात करेंगे, और बात करेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं। ये देखिए आप, सतपुड़ा पर्वत की मैं बात करूं तो आप देखिए ध्यान से, ये देखिए आप, ये सतपुड़ा, ये कैसा, ये विंध्याचल है, ठीक है। मैं पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आपको, देखिए आप, चलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए आप, ठीक है,
अब देखिए इसमें, ये तो हमने पढ़ा है अभी, क्या है, विंध्याचल। ठीक, अब मैं बात करूं किसकी, सतपुड़ा की। मैं बात किसकी कर रहा हूं, सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा की देखिए राजमहल की, राजमहल सॉरी पीपला, राजमहल नहीं पीपला, ये है महादेव की पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ हैं मैकाल श्रेणी। ठीक है, राजपीपला, राजपीपला श्रेणी। ठीक है, राजपीपला, ये है महादेव, महादेव श्रेणी, और ये है कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर, इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर जो बनता है, इन तीनों श्रेणियों से जो बन रहा है वही आपका क्या है, सतपुड़ा है। वही आपका क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की कितनी श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणियाँ। पश्चिम से बताइए तो राजपीपला, ठीक है, राजपीपला, महादेव श्रेणी और कैमूर श्रेणी है। ठीक है, राजपीपला कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड में है, महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड में। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ है, एमपी में। ये कहाँ स्थित है, तो आप बताइए सर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की साइड में है, कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी, अच्छा कैमूर लिख दिया क्या, मैकाल, ध्यान रखना, कैमूर तो उसकी थी है ना, हाँ, मैकाल श्रेणी। तो ये छत्तीसगढ़ की ओर, तो ये तीनों भाग, राजपीपला, महादेव और ये मैकाल श्रेणी। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में और ये एमपी में और ये महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड में। ठीक है, तो ये भाग किसके हैं, सतपुड़ा के हैं। किसके भाग हैं, सतपुड़ा के भाग हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसकी चोटियों की मैं बात कर लूँ, देखिए आप, इसकी चोटियों की मैं बात करूँ, यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक है, अमरकंटक चोटी है, 1036 है, 1036 छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। ठीक है, 1350 मीटर है, धूपगढ़ एमपी में। ठीक है, एमपी में। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो किसकी चोटी है, महादेव श्रेणी की है। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक है, अमरकंटक है। लेकिन अमरकंटक किसका भाग है, तो आप बताएंगे सर, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सतपुड़ा का। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, मुख्य रूप से एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार मुख्य रूप से है। किसका, सतपुड़ा का विस्तार मुख्य रूप से एमपी और इसमें है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, चलो इसको, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है वो देखिए आप। एक बात मैं यहाँ से बताता हूँ, ये देखिए आप, यहाँ जो मैकाल श्रेणी है, अमरकंटक की जो चोटी है, ये देखिए आप, अमरकंटक की चोटी है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 नदियाँ कौन सी निकलती है। ठीक है, ये इसके पास से 3 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है, ये ध्यान रखेंगे, 3 नदियाँ कौन कौन सी निकल रही हैं। देखिए, नंबर 1 की मैं बात करूँ, नंबर 1 की जब मैं बात करूँ तो ये नदी कौन सी निकल रही है, सोन नदी। सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, उत्तरी भाग में सोन नदी की। ठीक है, दक्षिण भाग में कौन सी नदी है, महानदी है। दक्षिण भाग में बहने वाली नदी कौन सी है, महानदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इस पर हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध, महानदी। ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है।
तो ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो नर्मदा नदी आ रही है, उत्तरी भाग में कौन सी आ रही है? सोन नदी, और दक्षिण भाग में कौन सी आ रही है? महानदी है। ठीक है, तो महानदी और ये तीनों नदी ध्यान रखेंगे, महानदी, ठीक, ये कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, ये तीन नदियां कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे सर मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ से अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक की चोटी सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और ये राजपीपला, ये तीनों श्रेणी किसकी है? तो ये देखिए आप, और इन दोनों के बीच में क्या भ्रंश घाटी दिख रही है आपको? इन दोनों के बीच में क्या है? भ्रंश घाटी है। इन दोनों के बीच में क्या है? भ्रंश घाटी है। किन दोनों के बीच में? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसका सर्वाधिक विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसका? सतपुड़ा का। अब एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? वो देख लीजिए आप, क्या ध्यान रखनी है। इस महादेव श्रेणी में, देखिए कौन श्रेणी में? महादेव श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, ठीक है, पंचमढ़ी एक स्थान है, पर्यटक स्थल। कौन सा? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक पर्यटक स्थल है। पंचमढ़ी एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, जिसे पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी के नाम से भी जानते हैं। इसे पर्वतों की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पंचमढ़ी को। क्या है ये? पर्यटक स्थल। कहाँ पड़ता है? महादेव श्रेणी में पड़ता है सर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, पंचमढ़ी को, इस पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पंचमढ़ी को मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक भी कहा जाता है, यानी हिल्स स्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिल्स स्टेशन भी कहा जाता है, स्वास्थ्य वर्धक भी कहा जाता है। ऐसे हिल्स स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? पंचमढ़ी को। ये पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है? ये आप ध्यान रखेंगे कि पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है? मैंने बता दिया, महादेव श्रेणी में पड़ता है। तो ये पढ़ रहे थे हम श्रेणियाँ। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम पठार। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के भारत के भौतिक स्वरूप का चौथा भाग पढ़ रहे हैं, और चौथे भाग में पढ़ने प्रायद्वीपीय पठारी भाग। उसमें प्रायद्वीपीय पठारी भाग को दो भागों में बांटा मैंने, पर्वत श्रेणियों को अलग और पठारों को अलग। तो पर्वत श्रेणियों की बात हमने की है, ठीक है, पठारों की बात हम अगली क्लास में करेंगे।